नहीं भैया, लास्ट क्लास में मैंने टॉर्क ऑन आ करंट कैरिंग लूप कराया था, है ना। आसान टॉपिक था, बढ़िया टॉपिक था। ये एक, भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी। ये एक रोटेट करती हुई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। ऐसा याद है। इसके ऊपर करंट जो था वो आई था, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं और ये आपको याद होगा, इसका नाम दिया था मैंने, नेमिंग की थी। नेमिंग बता देना मेरे को, सेम ही नेमिंग है अलग नेमिंग है। यहां से ए था, ए था, फिर ए बी सी और ये होगा डी। कोई नहीं, क्या दिक्कत है, कल कर। चलो छोड़ो, क्या हुआ, रिवीजन तो करा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। ए बी सी डी, सी डी वाले एंड पर कितना, कहाँ फोर्स लगेगा, सी डी वाले पे। करंट उसका क्या है भैया, ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भैया, इधर है। तो आप पाम गए अंदर। तो इस वाले आर्म पर जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ट लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डी सी। क्या होगी, अच्छा एफ डी सी की वैल्यू आपको याद है। इस आर्म की लंबाई क्या थी, इस आर्म की लंबाई क्या थी, एल। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी आई एल साइन 90 बिल। ठीक है भैया, थीटा आपको 90 इसलिए रखा है, आपको पता होगा, क्योंकि यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्स पे है, और आर्म क्या है, वाई पे है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90। तो यहां पर एल जो है वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा इस वाले आर्म पे देखिए, इस वाले आर्म पे बी ए आर्म पर, तो आप देख रहे हो बी ए आर्म पर करंट कहाँ है, नीचे है। मैग्नेटिक फील्ड का इधर है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स लग गया। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ए बी। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड करंट क्या है, आई। इसकी भी लंबाई कितनी है, एल। और साइन क्या होगा, 90। क्यों, क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड एक्सिस पर, सॉरी सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस पर। और वायर कहाँ रखा हुआ है, वाई एक्सिस पर। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ बी ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू बी आई एल, है ना। और ये आउटवर्ड लग रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं तो देखिए, ये वाला आर्म जो है ना, सी वाला एंड वो अंदर जा रहा है, और बी वाला एंड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ऐसे यहां पर डी वाला एंड अंदर जा रहा है, और ए वाला एंड क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर मैं इस वाले ए डी आर्म की बात करूं, तो ए डी आर्म का जो करंट है वो कहां जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है। और डी वाला एंड कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। यानी करंट भी कहां जा रहा होगा, अंदर ही जा रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड लगाइए, करंट कहां जा रहा है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का है इधर, तो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। तो इस वाले फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, एफ ए डी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बी आई। इसकी लंबाई कितनी है, बी। साइन क्या होगा, एंगल इनके बीच का, ये थीटा एंगल है, तो साइन थीटा। ये कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। ऐसी ये फोर्स कहां लगेगा, एफ बी सी, बी आई बी, साइन क्या हो गया, थीटा। ये कहां लग रहा है, अपवर्ड, ठीक है। अच्छा यहां पर मैंने आपको बताया था, एफ ए बी की वैल्यू कितनी बेटा, बी आई एल, कहां लग रहा है ये, बाहर की तरफ, अपवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड, आउटवर्ड। ऐसी आपका एफ डीसी फोर्स था, एफ डीसी फोर्स की वैल्यू भी क्या है, बी आई बी, बी आई एल। ये क्या लग रहा था, इनवर्ड। और एक फोर्स ये था आपका एफ ए बी, इसकी वैल्यू क्या है, बी आई बी, साइन थीटा। ये कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। और ऐसे ही आपका एक फोर्स ऊपर है, बी बी सी, एफ बी सी। इसकी वैल्यू क्या है, बी आई बी, साइन थीटा, अपवर्ड। मैंने आपको बताया था भैया, ये दोनों फोर्स क्या है, एफ बी सी और एफ ए बी, दोनों इक्वल है, इक्वल है। एक ऊपर लग रहा है, और एक कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है। और दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, इस सिचुएशन में
एफ ए बी एंड एफ बी सी आर इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट एंड हैविंग भाई प्लीज बोलिए मत, एंड हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि भैया नीचे एक फोर्स लग रहा है, क्या है, एफ ए बी, और ऊपर लग रहा है इसके जस्ट अपोजिट एफ बी सी। सो दे कैंसल टू, सो दे कैंसल टू ईच अदर ईच अदर। तो जब ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो इनकी वजह से ना तो रोटेशनल इफेक्ट आएगा, ना ही, दो इफेक्ट होते हैं, एक रोटेशनल, दूसरा क्या होता है, ट्रांसलेशनल। क्या होता है, रोटेशनल बॉडी घूमती है, ट्रांसलेशनल बॉडी आगे चढ़ती है। तो यार जब ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो ना तो ये रोटेट करेगी इनकी वजह से, और ना ही चलेगी। ठीक है, नो रोटेशनल इफेक्ट, सो नो रोटेशनल इफेक्ट एंड नो ट्रांसलेशनल इफेक्ट। खत्म हो गया, इनका काम खत्म हो चुका है। अब अपने पास दो फोर्स और बचे हैं। कौन कौन से फोर्स, एक ये और एक ये। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, इस वाले फोर्स की वजह से ये अंदर लग रहा है, तो डी कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, सी कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। ये वाला फोर्स कहां लग रहा है, बाहर, तो उसकी वजह से बी कहां रहा है, बाहर की तरफ। मैं टॉप व्यू देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, कल याद होगा आपको, टॉप व्यू। टॉप व्यू देख रहा हूं मैं, ठीक है, टॉप व्यू देखता हूं, तो आपको सी वाला एंड क्या क्या दिख रहा होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, ये बोर्ड के पीछे वाला पोर्शन दिखा रहा है, जैसे ये बोर्ड के पीछे वाला, देखो ध्यान दीजिए, ये बोर्ड के पीछे वाला, इस कॉइल, ये कॉइल है आपकी, इस कॉइल के आगे वाला पोर्शन। ठीक है, मैं आगे लिखूंगा इसको, देखिए ये कॉइल है ना आपकी, रेक्टेंगल कॉइल, तो इसके बाहर वाला पोर्शन ये आपकी तरफ है, और इसके अंदर वाला पोर्शन क्या है, पीछे की तरफ है। ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूं। ठीक है, ये कॉइल के पीछे वाला पोर्शन है, पीछे वाला, और ये कॉइल के आगे वाला पोर्शन है। ठीक है, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ कौन सा लग रहा है, एफ सी डी, जिसकी वैल्यू क्या थी, बिल, है ना। और आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, एफ ए बी, जिसकी वैल्यू क्या थी, बिल। ये देखो ना पीछे वाले डायग्राम में, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ कौन सा लग रहा है, एफ ए बी, बाहर की तरफ। तो मैंने टॉप व्यू में बना रखा है, जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इस आर्म की लंबाई कितनी है, बी, जिसको मैं देख रहा हूं ऊपर से, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने आर्म के साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा, कितना बना रखा है। अच्छा पीछे वाले की तरफ देखिए, नॉर्मल आपका ये है, ये क्या है, एरिया नॉर्मल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एरिया नॉर्मल। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। एक और, एक ही फील्ड नहीं होती, बहुत सारी फील्ड होती है, थीटा एंगल, तो ये भी क्या होगा, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी तो कॉइल है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चाहे इधर थीटा लो चाहे इधर थीटा लो। ठीक है, ठीक है। तो ये थीटा, तो इधर भी क्या होगा, थीटा बनेगा, ये थीटा। अच्छा ये वाला एंगल क्या लिया था मैंने कल, अल्फा। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल इन बिटवीन, किसके बीच का है, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल। और अल्फा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल। एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। ठीक है, अच्छा ये फोर्स जो लग रहा है उसका लाइन क्या है, ये है, ये फोर्स जो लग रहा है उसका लाइन ये है, और ये फोर्स जो लग रहा है उसका लाइन क्या है, ये है, और दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है, ये। ठीक है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो दूरी है वो क्या है, ये है। ठीक है,
कल वाला टॉपिक दोबारा रिपीट कर लो। ठीक है। ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने, क्या ऊपर क्या नाम था ये? टॉप व्यू दिख रहे तो ये सी था, ये बी था, और इसको नाम देता हूं मैं पी। तो ये सी था, ये बी था, और इसको नाम दे दिया पी। ठीक है। तो भैया देखिए, मैंने कहा भैया, अच्छा यहां पर ये देख लो कि ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है? तो ये क्या है? अल्फा, ये क्या है? थीटा। तो दोनों का सम क्या होगा? अल्फा प्लस थीटा बराबर में 90। तो अल्फा प्लस थीटा बराबर में क्या है? 90। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस अल्फा। ये हो गया। ठीक है। डायग्राम आपका लोग बन चुका है। ठीक है। जब दो फोर्स क्या हो गया? इक्वल हो, दोनों बिल है, दोनों फोर्स अपोजिट है, ये पीछे लग रहा है और ये कहां लग रहा है? आगे लग रहा है। इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन ये इस लाइन में लग रहा है और ये इस लाइन में लग रहा है, दोनों का लाइन भी क्या है? अलग अलग है। तो क्या आएगा? टॉर्क आएगा। क्या आएगा? तो भैया यहां पे लिखते हैं भैया, हियर एफ सी डी एंड एफ ए बी आर इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट सो एंड अपोजिट एंड हैविंग different line of action on a same सिस्टम। एक ही सिस्टम पे अलग अलग लाइन में लग रहे हैं। जब एक ही सिस्टम पे दो फोर्स अलग अलग लाइन में लगते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो सिस्टम को क्या करते हैं? घुमा देते हैं। सो दे प्रोड्यूस couple of force couple of force which rotate the कॉइल, जो कि क्या करता है भैया? कॉइल को रोटेट कर देगा। तो भैया टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो भैया आइदर फोर्स, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है भैया? बिल। और परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है? इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है? बीपी। क्या है? बीपी। चलो भैया देखिए, बीपी एक्चुअल में क्या है? इस ट्राइंगल जो बना रखा है ना, इसका बेस है। क्या है? ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, जिसकी वैल्यू क्या है? बी। तो भैया इन ट्राइंगल हम निकाल रहे हैं। इन ट्राइंगल क्या है? बीसीपी। बीसीपी कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन में बेस क्या बच्चा? बीपी। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? बी। तो बीपी की वैल्यू क्या होगी? बी कॉस थीटा। देन टॉर क्या आ गया? बी आई एल। और बीपी की वैल्यू क्या है? बी कॉस थीटा। अच्छा एल और बी क्या है? इस रेक्टेंगुलर कॉइल जो पीछे बनी थी उसके डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई है। और लंबाई गुणे में चौड़ाई क्या होता है? एरिया। तो भैया हो गया टॉर्क इक्वल्स में क्या हुआ? बिया कॉस थीटा। ये एक टर्न वाली कॉइल के ऊपर लगने वाला टॉर्क है। ये एक टर्न वाली कॉइल के ऊपर लगने वाला टॉर्क है। इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, तो क्या होगा भैया? यही टॉर्क क्या होगा? बीना, क्या बन जाएगा? बीना, बी आई एन ए, बीना कॉस थीटा। ये बन गया। अच्छा आपको पता है थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं? थीटा की एक और वैल्यू 90 माइनस अल्फा। तो इसको हम लिखते हैं टॉर्क इक्वल्स में बीना कॉस 90 माइनस अल्फा। थीटा की यहां पे लिख दिया 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है? रहेगा बीना साइन अल्फा। लेकिन आपको बता दो भैया, ये दोनों टॉर्क के फॉर्मूले हैं, वो भी कॉइल के ऊपर, लेकिन दोनों का इस्तेमाल रैप्टा मार दो तेरे मुंह पे खींच के, वहीं पे आके खींच के मारूंगा। ठीक है। ये फॉर्मूला आप जब यूज करोगे जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा,
और ये फॉर्मूला आप जब यूज करोगे जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो। थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और अल्फा किसके बीच का एंगल है? नॉर्मल के बीच का। रिजल्ट दोनों सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन भैया दोनों फॉर्मूले अलग अलग है। चलो देखते हैं रिजल्ट सेम कैसे आता है। देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस फर्स्ट। देखिए अगर मान लीजिए कॉइल है आपकी, ये कॉइल है जो घूम रही है ना कॉइल, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये कॉइल है, ये कॉइल का नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? आपकी इसी लाइन में है। तो आपको क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया? 0 डिग्री का है। क्या है? कितना एंगल है? दोनों पैरेलल ना भैया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा इनके बीच में? 0 डिग्री का होगा। क्या होगा? लेकिन एक बात देखो कि जब 0 डिग्री का है, जब ये नॉर्मल क्या होता है? अगर मैं बात करूं, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको बनाता डायग्राम। इसको क्या कहते हैं भैया? ये क्या है? कॉइल का प्लेन। ये क्या है? नॉर्मल क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, सबको पता है। ये नॉर्मल जो होता है वो इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी की लाइन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जिस वक्त आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल है, यानी दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0। अच्छा लेकिन बट मैग्नेटिक फील्ड इज क्या है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ कॉइल, या कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल की यहाँ पे आप केवल कॉइल लिख सकते हो। तो आपको इसी डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी यहां पे कौन सा फॉर्म लगा हुआ टॉर्क निकालने के लिए? तू बता, यहां पे कौन सा फॉर्म लगा हुआ टॉर्क निकालने के लिए? साइन थीटा वाला। तो टॉर्क क्या आएगा? बीना, बीना साइन 0। और साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होगा? यानी इस केस में टॉर्क क्या आएगा? 0। चलो वहां पे देखते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कॉइल के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर तो क्या होगा ध्यान? टॉर्क क्या होगा? बीना, इसके किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल है, तो कौन सा यूज करोगे? बीना कॉस 90 हो जाएगा इस केस में। तो रिजल्ट फिर भी क्या है? मतलब दोनों से रिजल्ट आने वाला एक ही है, सेम है, लेकिन बस एंगल चेंज होंगे। अगर कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, कॉइल ने, इसने कितना बना रखा है? 0। इसने एंगल कितना बना रखा है? 0। तो इसने कितना बनाया है? 90। अगर मैग्नेटिक फील्ड ने नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा होगा? लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ने कॉइल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ने, तो कॉइल ने उसके साथ कितना बना रखा? क्योंकि अगर ये थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 - थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी भैया। टॉर्क का फॉर्मूला हमने देख लिया। देन टॉर्क होना करंट कैरिंग कॉइल का तब बीना साइन अल्फा और बीना, बीना कॉस थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम करने आ रहे हैं भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नया टॉपिक है, ये काफी ज्यादा बार रखा है तो इसलिए ध्यान रखना। अगला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हेलो, हाँ बोल। अभी मत नहीं हो, अभी मत नहीं हो, अभी मत बना भाई। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बात बात करो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है भैया? सुन लीजिए। एक होता है, आपने सुना होगा एमीटर, उसका काम होता है करंट को नापना। और एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये ध्यान रखना, इसका कनेक्शन जरूर पूछा जाता है कि एमीटर क्या काम करता है? करंट को नापता है। अच्छा एक बात बताओ, आप सोचो कि करंट नापने वाले डिवाइस का काम क्या है? करंट नापना। और वो ज्यादा से ज्यादा करंट को नापे,
और ज्यादा से ज्यादा कोई डिवाइस करंट जब भी नाप सकता है तो खुद का उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। ज्यादा बोल रहा है, कम। करंट नापने वाले हर डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और उसका कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, सीरीज। क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, पूरा पास करता है। जो ब्रांच में है वो पूरा का पूरा करंट क्या होगा, जाएगा। तो हमने दो बातें पता लग गई कि जो भी करंट नापने वाले डिवाइस है वो ब्रांच में हमेशा सीरीज में जुड़ेगा। दूसरा, उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। अगला, इसे हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एमीटर की प्रॉपर्टी पता लगी कि रेजिस्टेंस और कनेक्शन सीरीज में, जिस ब्रांच के अंदर भी करंट निकालना है मुझे। ठीक है। अगला होता है वोल्ट मीटर। ठीक है। और वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी होती है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से नापे। क्या नापे, और आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस वही डिवाइस अच्छे से नाप पाता है जिसके अंदर से करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। अगर करंट फ्लो कर जाएगा तो दोनों एंड का पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। डिफरेंस याद है, नहीं याद है, इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्राउड है ना, वही बताता। तो अगर करंट, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, एक्यूरेटली नापना है। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, वोल्ट मीटर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो उसका कनेक्शन क्या होना चाहिए, उस ब्रांच के साथ पैरेलल क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को एक्यूरेटली नापता है, रेजिस्टेंस कम, कनेक्शन इन सीरीज। ठीक है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली नापता है, जब ही नाप सकता है जब इससे करंट फ्लो ही ना हो, मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। दूसरा, ये जिस ब्रांच में कनेक्ट हो उसमें पैरेलली कनेक्ट हो। ठीक है। लेकिन ये जो नया डिवाइस आया है आपका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ना तो ये वोल्टेज नापता है ना ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ये केवल डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट पता लगाता है या नहीं है। जैसे टेस्टर नहीं होता, आप ये उंगली लगा करके चेक करते हो लाइट आ रही नहीं आ रही, वो डिटेक्ट करता है, मेजर कर नहीं करता। वो डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर में ये एक डिवाइस है जो कि करंट का डिटेक्शन करता है, सर्किट में करंट है या नहीं है। अच्छा, इसको हम मल्टीपर्पज डिवाइस भी कहते हैं। रीजन इसलिए क्योंकि भैया इसका इस्तेमाल आप एमीटर की फॉर्म में भी कर सकते हो, वोल्ट मीटर की फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है भैया, और खुद गैल्वेनोमीटर है ही। ठीक है। तो भैया गैल्वेनोमीटर क्या है, a device which detect the current in सर्किट। ठीक है भैया, सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। आपने चैप्टर नंबर 3 में व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीट स्टोन ब्रिज में भी मैंने एक डिवाइस लगाया था जिसको कहा था गैल्वेनोमीटर। वो भी तो करंट को डिटेक्ट कर रहा था कि उस ब्रांच में करंट आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा होगा तो डिफ्लेक्शन होगी उसके अंदर, नहीं आ रहा होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, है ना। तो वही है वो भी। ठीक है। और इसका खुद का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। इसका खुद का रेजिस्टेंस क्यों क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि भैया अंदर इसके अंदर एक कॉइल है, बाकायदे कॉइल होती है बड़ी सी। ठीक है। अब वो कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो इसलिए इसका भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है भाई, भाई प्लीज, भाई भाई प्लीज। ये हो गया इसका। ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, डिवाइस का, डिवाइस का काम क्या है भैया, करंट को डिटेक्ट करना। प्रिंसिपल मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो सिद्धांत पिछला वाला टॉपिक ही है। पिछले वाले टॉपिक का क्या नाम था, when a current carrying coil placed in a uniform magnetic field it experience torque। क्या एक्सपीरियंस करती है, और ड्यू टू दिस टॉर्क इट एक्सपीरियंस और रोटेशनल इफेक्ट। और इस टॉर्क की वजह से क्या एक्सपीरियंस करती है वो, समझ गए भैया, यही इसका सिद्धांत है। वैन 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 आ करंट कैरिंग coil placed in uniform magnetic field it experience some torque। कह रहा है जब भी एक किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, जैसे पीछे था, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, बी ना, क्या होगी, BINA। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल। आई मतलब करंट, एन मतलब
टोटल नंबर ऑफ टर्न इन गैल्वेनोमीटर, और ए मतलब एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है भैया। और साइन थीटा और कॉस थीटा ये एंगल, ठीक है। तो वही कह रहा है, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। फिर आता है डायग्राम। डायग्राम, डायग्राम देखिए इसका डायग्राम। ये साइड व्यू है गैल्वेनोमीटर, मतलब आपको अगर आप गैल्वेनोमीटर को चीरोगे ना, ऐसे इतना छोटा डब्बा होता है वैसे, इतना बड़ा सा डब्बा, अच्छा जी, इतना बड़ा सा डब्बा सा होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर दो टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पर आपका एक छोटा सा मीटर होता है जिसमें से आप देखते हो, रीडिंग को चेक करते हो, ठीक है। अगर उसको बीच में से काटते हो तो आपको ये दिखेगा, ठीक है, आपको ये दिखने वाला है। आपको ये टर्मिनल T1 क्या है, टर्मिनल फर्स्ट, T2 क्या है, टर्मिनल सेकेंड। होता क्या है कि इस टर्मिनल से एक बार इस तरीके से जाती है, ठीक है, और वो कनेक्टेड होती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। आपको बता दूं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, अगर आपको याद होगा सॉलिड में मैंने बताया था, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, और बहुत ज्यादा होने की वजह आपको पता लग जाएगी, ठीक है। ये कंडक्टर भी होता है, क्या होता है, तो इस तरह की एक स्प्रिंग होती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की, जो नीचे की तरफ कनेक्टेड होती है। खैर यहाँ पे आपको मिरर का कोई काम नहीं है, तो मैं मिरर के बारे में नहीं बताने वाला, मतलब मिरर तो आपका रिफ्लेक्शन से आपका एंगल पता लगता है, खैर उसकी आवश्यकता नहीं है आपको। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप इसलिए क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, यहां पे लिख देता हूं, हाई इलास्टिक, क्या है ये, इलास्टिक। अब ये इलास्टिक क्यों होता है तो आपको आगे पता लग जाएगा। ये टर्मिनल आता है ऐसे, इस तरीके से कॉइल बनाता है यूं करके, ठीक है, मतलब एक कॉइल बनाता है, बीच में क्या होता है, आयरन कोर होता है। क्या होता है, आयरन कोर क्या होता है भैया, आयरन ही क्यों रखा गया, कोई दूसरा मटेरियल क्यों नहीं रखा हुआ। तो बता दो भैया, इसका कोर आयरन का इसलिए होता है क्योंकि आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत आकर्षित करता है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ खींचता है। खींचने का इसको कहते हैं मैग्नेटिक, इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है, सॉफ्ट, इसे कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, इसे क्या कहते हैं, और सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी मैग्नेटिक लाइन को अपने अंदर से पास करने की एबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जो दूर भी जा रही होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अब ये लपेट करके, ये जो टर्मिनल आ रहा है ना ऐसे, यहां तक ऐसे लपेटा लपेट करके एक कॉइल बनाएगी, फिर इसका दूसरा एंड क्या होता है, यहां से होता हुआ एक नीचे स्प्रिंग लगी होती है, यह भी फास्फोरस ब्रॉन्ज की होती है, ठीक है। और इसको यहां से लेकर के इसको कहां सप्लाई कर दिया जाता है, टर्मिनल सेकंड की तरफ। टर्मिनल फर्स्ट से लिया गया कनेक्शन, उसकी बनाई गई कॉइल, बीच में रखा गया एक सॉफ्ट आयरन, क्यों, क्योंकि भैया इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब ये इसकी तरह एक तरह से सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, छोटे से छोटे करंट मेजर करने की जो क्षमता होती है ना, उसको ये क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और यहां पर आपको दिख रहे होंगे नॉर्थ और साउथ। तो आपको पता है टॉर्क में, जब मैंने टॉर्क बताया था उसमें यूज किया था बी ना, बी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोवाइड करने के लिए हमने दो मैग्नेट लगा रखे हैं, नॉर्थ और साउथ। तो भैया इसके ऊपर जो टॉर्क लगने वाला है, क्या है भैया, BINA साइन अल्फा। अच्छा एक बात बताऊं, यहां पर आई आपको समझ में आ रहा है कि जो टर्मिनल के थ्रू मैंने करंट को सप्लाई किया है, ठीक है। एन क्या है, इस कॉइल के अंदर जो टर्न दिख रही है ना आपको, एक दो तीन चार पांच, ये टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। ए क्या है इनका, एवरेज एरिया, हर कॉइल का एवरेज एरिया हो गया। और साइन अल्फा क्या है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। नॉर्मल कौन सा नॉर्मल, तो ये कॉइल देख रहे हो, ये कॉइल देख रहे हो ना, इसका जो नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसको नॉर्मल होगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं, ये वाला एंगल है अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन चुका है, ये हमारा डायग्राम सामने से आ गया है।
हाई, क्या लिखा था, हाई इलास्टिसिटी। हाई इलास्टिसिटी, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, इसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट, ये है आपके हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कुछ इस तरीके से मुड़े होते हैं, ठीक है। ये है आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल, ये है आपका सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है भैया। और ये है आपकी स्प्रिंग। अब सुनिए भैया, ये टर्मिनल T1 और T2 है। अच्छा, यहां पर स्प्रिंग लगा रखी है और ऊपर फास्फोरस बॉन्ड स्ट्रिप लगा रखी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये कॉइल टॉर्क लगने पर घूमती है, ठीक है, तो इस कॉइल को दोबारा से रिस्टोर करना है। रिस्टोर मतलब वैसे ही करना जैसे पहले थी। तो इसके लिए हम ऊपर फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप और नीचे क्या लगाते हैं, स्प्रिंग। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कॉइल को, जैसे आप करंट हटाओगे कॉइल को अपनी इनिशियल स्टेट में लाके रख देते हैं, जैसे पहले थी वैसे ही कर देते हैं। कौन दोनों मिलकर के, स्प्रिंग और फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये दोनों बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं क्योंकि बार बार हम गैल्वेटर का यूज करते हैं, लगातार उसके अंदर टॉर्क आता है, लगातार कॉइल टर्न करती है, उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, नीचे स्प्रिंग और ऊपर फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ताकि बार बार ये अपने आप को रिस्टोर कर सके और दोबारा से हम इसको इस्तेमाल कर सके। अगर ये दोनों नहीं लगे रहेंगे तो एक बार कॉइल घूम गई तो घूम गई भैया, फिर उसको खोल करके फिर ठीक करना पड़ेगा। और ऐसा तो होता नहीं है, अपने आप दोबारा आप एक बार इस्तेमाल करके दोबारा से इस्तेमाल करते हो। आपने देखा होगा सुई, जैसी करंट अप्लाई करते हो सुई क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जैसी करंट हटाते हो सुई फिर कहाँ जाती है, जीरो। इसका मतलब उसने क्या किया, रिस्टोर कर दिया। और रिस्टोर कौन कौन करता है, सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है, इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, आसपास की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इसको बीच में लगाया जाता है, पता है क्यों, ताकि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इस कॉइल से पास कर जाए। कॉइल से पास करेंगे सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। चलो, ये तो खैर ये डायग्राम केवल आपको बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके, ठीक है। अब इसमें जो, जिससे हम डेरिवेशन करेंगे ना, वो डायग्राम अलग है आपका, ठीक है। मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूं तो देखिए, ये है आपका नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ साइड वाला मैग्नेट है, ठीक है। ये दूसरा मैग्नेट, ये रहा, ये रहा, ये साउथ साइड वाला मैग्नेट है, ठीक है। इसके ऊपर का मैं देख रहा हूं, ऊपर वाला, ऊपर वाली कोई देख रहा हूं, तो ये क्या है भैया, टॉप व्यू। क्या है ये, ऊपर नाम दे रखा है इनने, सामने रखा है PS, क्या दे रखा है, तो मैं PS लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि मैं ऊपर वाले को देख रहा हूं। अच्छा, इस कॉइल का जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से होगा, बोलो हाँ। ये एरिया नॉर्मल है, ये कॉइल है ना, इसका एरिया है, क्योंकि ऊपर से देख रहा हूं तो मेरे को केवल नॉर्मल इस तरीके से दिखाई देगा, ध्यान दीजिए भैया, नॉर्मल है। और बीच में आपको गोल से दिख रहा होगा सॉफ्ट आयरन कोर, क्या है ये, इसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखिए काम क्या है, ध्यान दीजिए भैया। हम्म, हाँ, बाहर निकला तो थोड़ा सा, कॉइल के प्लेन से उभरा हुआ होता है, जो कॉइल का प्लेन होता है ना, तो ये इस प्लेन मान लीजिए ऐसे है ना, तो इससे थोड़ा ऊपर रहेगा ये, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, दोनों तरफ होता है, ठीक है। चलो, अब इसको मैं थोड़ा सा रंगीन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर। अब बना रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है, कहां से निकलती है, ऐसे निकली, अंदर की तरफ क्या होगी, स्ट्रेट रहेंगी, ठीक है। और फिर ये ऐसे इधर की तरफ चलेंगे, उसी जगह पे जाएंगे जहां से, जिस पॉइंट से यहां से निकली है ना, अगले वाले मैग्नेट में भी उसी पॉइंट के, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के अंदर एंट्री मारती है, ठीक है। ये आप नहीं हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको फिजिक्स फॉलो ही करनी है, ठीक है।
क्योंकि आपको बता दो, एक चुंबक के हर एक पॉइंट की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। लेकिन अगर किसी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पॉइंट से निकली है जिसकी स्ट्रेंथ 4 है, तो साउथ में भी उसी पॉइंट पर जाएगी जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 4 होगी। समझ गए? अगली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बना रहा, इस तरीके से गई, यहां से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो गई, फिर जाके इधर से निकल गई। ये बन गया आपका। ठीक है, ये टॉप व्यू है, इससे ही आपकी डेरिवेशन होने वाली है। अब क्या होगा? क्या? हाँ, ये बनाना पड़ेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि अंदर का हो क्या रहा है। ठीक है, मैं ऊपर से देख रहा हूं, मतलब कि तू इस चीज को ये देख रहा है ना, ये देख रहा है ना, तू ये देख रहा है बोर्ड पे ऐसे खड़ा करके, तूने सामान बोर्ड पे रखा है, ये जो स्टैंड है ना, इसको बोर्ड के प्लेन पे रख दिया है, और तब तू ऊपर से देख रहा है ऐसे करके, काट करके। हाँ, समझ गए? अब देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है भैया, आपको पता है इस वक्त और क्या होगा? ठीक है, मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान रखना, दो या तीन डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, इस केस में टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इन दिस, और एक बात जानना, आप उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसीडर करोगे जो इस कॉइल के अंदर से पास कर रही है। ठीक है, मतलब अभी मैं इनको और इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये बाहर है। ठीक है, ना मैं इसकी बात कर रहा हूं, ना मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं जो कि इससे पास कर रही है। ठीक है, टॉर्क इन दिस कंडीशन क्या होगी भैया? टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, नॉर्मल कैसा है? ऐसा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? नॉर्मल वाई एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस पर है। दोनों की बीच में एंगल क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर दिया हो, तो आप किसका यूज करते हो, साइन या कॉस? साइन का। तो भैया हम लिखे टॉर्क इन दिस कंडीशन, टॉर्क इक्वल्स टू में बीना साइन 90। यहां पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल के अंदर से पास कर रही है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? बीना। इस केस में टॉर्क आ गया बीना। ठीक है, चलो, अब टॉर्क आया तो कॉइल घूमेगी। जब टॉर्क आया है, कॉइल घूमेगी, तो आप देखोगे नॉर्थ ईयर, साउथ ईयर, आप और कॉइल घूम करके ऐसे हो गई, घूम गई। नॉर्मल क्या हो गया, ये हो गया, ये है कॉइल, सॉरी, वो सॉफ्ट आयरन कोर। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, ऐसे आएगा, सीधा हो जाएगा, और फिर ऐसे निकल जाएगा। भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज। ये ऐसे आई थी, ऐसे निकल गई, और नीचे से ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे जाएगी, और फिर ऐसे निकल जाएगी। तो अब देखेंगे कि भैया कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास कर रही है। तो ये यहां से लेके यहां तक वाली पास कर रही है वाली, देखिए है तो अलग अलग फील्ड लाइन, ध्यान दीजिए। ये फील्ड लाइन यहां से आ रही है जो इसके अंदर से पास कर रही है, और ये फील्ड लाइन यहां से इसके अंदर से पास कर रही है। तो ये जो भी पास कर रही है उसके नॉर्मल फिर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में भी क्या होगा, आपको दिखेगा कि जो लाइन इसके अंदर से पास कर रही है अलग अलग है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो पास कर रही है केवल उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो पास कर रही है इस केस में भी नॉर्मल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो है? अंदर, जो अंदर जा रही है, इसके अंदर से पास कर रही है, इसके अंदर से, उसके क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो ये क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, बीना साइन, फिर क्या आएगा, 90। तो टॉर्क भैया फिर आ गया आपका, बीना ही आ गया, और ये हमेशा रहेगा, ऑलवेज, ऑलवेज एट, ऑलवेज हमेशा टॉर्क यही रहेगा, हर रोटेशन में यही टॉर्क मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो हमें पता लगा टॉर्क, कॉइल किसी भी कंडीशन में हो, टॉर्क की वैल्यू यही रहने वाली है। ठीक है, टॉर्क हमेशा बीना ही लगेगा। ठीक है, तो हमें पता गया, सो टॉर्क, और टॉर्क, टॉर्क इन एमसीजी कितना होता है भैया, बीना क्या होता है, बीना, हमेशा। ठीक है भैया, हमेशा टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, बीना ही रहेगी इसके अंदर, क्योंकि रिकॉइल किसी भी कंडीशन में आ जाए। ठीक है भैया, अभी आज मैं क्लास यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मीटिंग खत्म हो जाएगी। अब कल की क्लास तो होनी ही होनी है, तो फिर क्योंकि आज ही सारा करा दूं। अब मंडे से शुरू करना नया है।
फिर एक मीटिंग और लेनी पड़ेगी तुमने को। अरे कोई नहीं बैठेगा फिर, तुझे पता ना, मैं जानता हूँ, मेरे को लेने में कोई